दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों इन दिनों ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर है, यानी कि दिल्ली के दौरे पर है। और इस दौरे के कई सियासी मायने हैं, क्योंकि ममता बनर्जी आज देश के प्रधानमंत्री से मिली। इसके अलावा वो तमाम विपक्षी नेताओं से भी मिलने वाली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ममता दीदी खुद को एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत कर सके। कहीं ना कहीं ममता दीदी के मन में भी अब ये बात आने लगी है कि यदि प्रधानमंत्री से मुकाबला करना है तो विपक्ष को एकजुट करना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष की एकजुटता संभव हो पाएगी? क्या तमाम विपक्षी नेता ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार करेंगे? क्योंकि दोस्तों यदि ममता बनर्जी की बात की जाए तो टीएमसी, जिसका जनाधार मूल रूप से बंगाल के भीतर है, 4.07% वोट शेयर 2019 के लोकसभा में ममता बनर्जी का रहा। और सीटों की बात की जाए तो तकरीबन 22 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी सिमट गई थी। तो ऐसे में दोस्तों किस आधार पर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से और आरएसएस से टक्कर लेने पर विचार कर रही है? कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा जिसके अंदर एक रूपता हो। ये बात सच है दोस्तों कि इस वक्त में देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इसके अलावा महंगाई का संक्रमण भी देश को डस रहा है। पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है। ये बात अलग है कि देश के भीतर जो कच्चा तेल आता था या जो कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव थे, वो पिछले कुछ वक्त से काफ़ी सस्ते थे, काफ़ी कम थे। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों को काफ़ी महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ा। सरकार की जेब में मोटा पैसा गया। केंद्र सरकार ने दोस्तों एक्साइज ड्यूटी लगाई। इसके अलावा राज्य सरकारों ने वैट के द्वारा जनता को करंट देने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों किस मुद्दे पर या किस आधार पर सरकार को घेरा जाता है, इससे महत्वपूर्ण यह होता है कि जो पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करना चाहती है, वह भी उस पार्टी के सामने और उस नेता के सामने, जो इस वक्त में देश के लोगों के सामने एक जननायक की तरह है, एक जननायक की भूमिका जिस नेता की जनता के मस्तिष्क में हो, बनी हुई हो, उससे मुकाबला करना वास्तव में काफ़ी गंभीर है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी फहरिस्त में ममता बनर्जी को टीएमसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्ष भी बनाया गया। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें और तमाम इस तरह के कार्यक्रम हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब मन बना चुकी है। इसके अलावा टीएमसी ने अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए 2023 में त्रिपुरा में होने वाले चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर की टीम इस वक्त में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो पुलिस की निगरानी में है। इस वक्त में पुलिस का अपना तर्क है कि हमने तो केवल इसलिए रोका है कि ये लोग कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ये भी समझना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि देश के भीतर अन्य लोग भी कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हैं। कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम पूरा, यदि आप इसको एक ईमानदारी के चश्मे से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल छिपा हुआ है। क्योंकि हमारे देश के भीतर बिना राजनीति के लोगों की रोटी हजम नहीं होती। ये वास्तविकता है दोस्तों, इसको आप सभी को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दूसरी पार्टी के बारे में भी, जो लामबंद है भाजपा के खिलाफ, कि उसने 2019 के लोकसभा में किस तरह का प्रदर्शन किया था। 19.55% वोट शेयर था। आप समझ गए होंगे मैं किस पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ। वो पार्टी है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो सही तरीके से अपना विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में दोस्तों बिना नेतृत्व के किस तरीके से बिखरा हुआ विपक्ष मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगा? यह अपने आप में एक चुनौती है विपक्ष के लिए। यहाँ पर चुनौती भाजपा के लिए तो केवल इतनी है कि उसे कोविड के मिसमैनेजमेंट से निकलना है। देश की अर्थव्यवस्था
बदहाल है, बेपटरी है, उसको किस तरीके से ऊपर उठाया जाएगा, इसका जवाब देना है, देश की जनता को जवाब देना है और जवाब मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष यदि इतना कमज़ोर हो तो वो कमज़ोर विपक्ष कभी भी इतनी शक्ति के साथ विरोध नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेगासस मामले को लेकर के भी ममता दीदी ने एक रणनीति बनाई, अपने राज्य में इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं संसद को भी ना चलने देने का यहाँ पर एक वचन टीएमसी के नेताओं ने दिया है। और इसीलिए तो दोस्तों हमारे संसद में मानसून सत्र के भीतर अगर ईमानदारी के साथ बात की जाए तो 4 से 5 घंटे ही सही तरीके से काम हुआ है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के पैसे की बर्बादी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 4% वोट शेयर की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध कर पाएंगी? दोस्तों, विरोध कर सकती है, लेकिन अपने विरोध को जनता के आशीर्वाद में किस तरीके से बदलेगी, ये अपने आप में एक चुनौती होगा। क्योंकि पूरे देश के भीतर इस तरह का एक गठबंधन कहीं ना कहीं बन पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र शुरू करूँ मैं, तो महाराष्ट्र के भीतर इस वक्त में शिवसेना का यानी कि उद्धव ठाकरे साहब का, शिवसेना की और कांग्रेस की दोस्ती है। ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से मलाई निकल करके किसी दूसरे के हाथ में चली जाए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी भी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से मलाईदार पद निकल करके किसी दूसरे के हाथ में चला जाए या फिर ऐसी स्थिति आए कि उन्हें छोटे भाई की भूमिका में रहना पड़े। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है। और दोस्तों, राजनीति के भीतर हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर किसी की अपनी एक इच्छा होती है कि उसको इस पद को प्राप्त करना है, और यही राजनीति की एक खूबसूरती भी है। लेकिन उस खूबसूरती में दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जनता को कहीं ना कहीं भुला दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि कांग्रेस के वोट शेयर की मैं बात करूं तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसका देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में 2019 के लोकसभा में खाता तक नहीं खुला था। कहीं ना कहीं कितनी गंभीर स्थिति में हमारे देश के भीतर कांग्रेस पार्टी जा रही है। कुल मिलाकर के यदि वोट की बात की जाए, वोट्स की दोस्तों, तो 11 करोड़ 87 लाख के करीब वोट 2019 के लोकसभा में कांग्रेस लेने में सफल रही थी। और 2014 की बात की जाए तो 10 करोड़ 69 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे। और दोस्तों अब मैं आपको वो आंकड़े देना चाहूँगा जो भाजपा को खुश करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, भाजपा का जो वोट शेयर था 2019 के लोकसभा में वो काफ़ी बढ़ा और 22 करोड़ 90 लाख वोट कुल जो वोट मिले थे भाजपा को मिले थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 2014 के लोकसभा में 17 करोड़ 16 लाख वोट, यानी कि आप देख सकते हैं कितना भारी इजाफा भाजपा के वोटों में हुआ। इसके अलावा वे बड़े राज्य मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। इसमें दोस्तों यूपी 4 करोड़ 28 लाख वोट, इसके अलावा दोस्तों बंगाल 2 करोड़ 30 लाख, इसके अलावा एमपी 2 करोड़ 14 लाख, जहाँ पर इस वक्त में शिवराज सिंह शासन चला रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के भीतर भी 1 करोड़ 90 लाख वोट भाजपा ले गई थी 2019 के लोकसभा में। इसके अलावा गुजरात में भी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा था, 1 करोड़ 80 लाख वोट वहाँ पर मिले थे। और दोस्तों महाराष्ट्र में 1 करोड़ 49 लाख। ये वो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे जो भाजपा को खुश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर भी विचार होना चाहिए कि यदि विपक्ष ईमानदारी के साथ एकजुट होकर के कार्य करता तो उसकी हालात इतने कमज़ोर ना होने पाते जो आज देश के भीतर हो रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों वोट शेयर बढ़ना घटना राजनीति के भीतर एक अलग बात है। जो पार्टी आज आसमान छू रही है, आसमान की बुलंदियों को छू रही है, वो पार्टी कभी ज़मीन से रेंगते हुए भी चला करती थी, और जो पार्टी आज ज़मीन पर है वो पार्टी कभी आसमान में भी हुआ करती थी। तो दोस्तों एक लोकतंत्र की एक विचित्र शैली है, विचित्र पहचान है जो हमारे लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात
और विचारणीय है कि जिस तरीके से संसद में कार्रवाई बाधित हो रही है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के भाजपा आई थी 370 के मुद्दे के ऊपर, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को तो पूरा करने में सफल रही। लेकिन आज देश के भीतर महंगाई का क्या हाल है, देश के भीतर रोजगार की क्या स्थिति है, क्या हम हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा कर पाए, क्या लोगों के खाते में 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए दोस्तों आ गए, क्या लोगों का गैस सिलेंडर सस्ता हो गया? ये वो सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है और मिलने की उम्मीद भी दोस्तों काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ पर जब एक मुद्दा आ जाता है, गर्म मुद्दा, तो दूसरा मुद्दा ठंडा पड़ जाता है और फिर समय के साथ मार्केटिंग के जरिए उस दूसरे मुद्दे को दबा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ममता बनर्जी यहाँ पर जिस तरीके से प्रयास कर रही है, उनके लिए कई सारी चुनौती यहाँ पर होगी। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो चुनौती है वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पर भाजपा इस वक्त में सत्ता में है, इसके अलावा लोकसभा में भी काफ़ी मजबूत संख्या भाजपा के पास वहाँ पर उत्तर प्रदेश से है, तो ऐसे में दोस्तों किस आधार पर ममता बनर्जी वहाँ पर योगी के पूरे नेतृत्व को टक्कर देती है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर यदि बात की जाए सपा बसपा जो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश के भीतर, दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी मानी जाती है दोनों, लेकिन जिस तरीके से 2017 के चुनाव में विधानसभा में ये दोनों पार्टी हाशिए पर चली गई थी और अब इन दोनों का गठबंधन होता हुआ भी नजर नहीं आता। 2019 में दोनों पार्टियों ने लोकसभा के चुनाव में दोस्तों गठबंधन किया तो अखिलेश साहब को क्या हाथ लगा, डिम्पल यादव अपनी भी संसदीय सीट नहीं बचा पाई और मायावती 10 सीटों तक लोकसभा की पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं उस गठबंधन से अखिलेश को नहीं मायावती को फायदा हुआ। तो ऐसे में इन दोनों का नज़दीक आना बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। बिल्कुल भी ये बात यहाँ पर नहीं कही जा सकती कि ये दोनों एक होकर के चुनाव लड़ेंगे 2024 का या फिर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा। दोनों स्थितियों में कोई पार्टी एक होती भी नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में ममता दीदी उत्तर प्रदेश में किसके सहारे अपना रथ आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जिस पार्टी को या जिस नेता को देश का प्रधानमंत्री बनना है उसे उत्तर प्रदेश साधना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बंगाल के भीतर भी अपनी कई समस्याएं ममता दीदी के सामने मुंह वाए खड़ी रहेंगी, जिसमें अवैध घुसपैठ का मुद्दा, एनआरसी और सीएए का मुद्दा भी। इसके अलावा दोस्तों भाजपा भी एक मजबूत विपक्ष बन करके बंगाल के भीतर उभर रहा है। तो ऐसे में ममता दीदी को अपना घर भी बचाना है और बाहर भी अपनी शक्ति को बढ़ाना है। क्या राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2024 में जाने के लिए तैयार है? इसके अलावा क्या पंजाब के भीतर कैप्टन साहब या फिर सिद्धू साहब इस बात को स्वीकार करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग देगी? इसके अलावा महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर क्या उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार इस बात को समझ जाएंगे कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो ममता बनर्जी का साथ लेना होगा? दोस्तों एक स्थिति जरूर हो सकती है, ममता बनर्जी के पक्ष में जा सकती है। वो ये है कि ममता बनर्जी बंगाल के भीतर बेहतर प्रदर्शन करे और 35 से 40 सीट वहाँ पर लोकसभा की जीत जाए। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी वो 10 से 15 सीट निकालने में सफल हो जाए, जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र में वो वहाँ पर गठबंधन कर सकती है शिवसेना के साथ। इसके अलावा पंजाब में अरविंद केजरीवाल का सहयोग लिया जा सकता है। तो इन क्षेत्रों में या फिर इन राज्यों में यदि गठबंधन होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं 60 से 65 सीटों की ओर ममता बनर्जी दी बढ़ती है और कांग्रेस भी अपना आधार मजबूत करती है। खासतौर पर दोस्तों महाराष्ट्र में यदि मजबूत होती है। इसके अलावा कांग्रेस राजस्थान में पूरी मजबूती के साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कंधों पर भार रख के आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सुगम स्थिति हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उनका कितना बड़ा हाथ रहा कमलनाथ को सत्ता से बेदखल कराने में, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में यदि इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करती है, इसके अलावा गुजरात में यदि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोकसभा के वक्त में कुछ ताकत वहां पर भी यदि हाथ लगती है, तो कुल मिलाकर के एक गठबंधन इस तरीके का बन सकता है कि वहां पर त्रिशंकु लोकसभा हो जाए, जिसमें किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उस आधार पर अपना दावा ठोक सकती है कि मेरे पास सर्वाधिक लोकसभा सदस्य है, तो ऐसे में मुझे कोई बड़ा पद दिया जाए। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भीतर भी यदि बात की जाए, यदि मायावती जैसे जो नेता है या फिर अखिलेश जैसे जो नेता है वो अपनी पार्टियों को यदि मजबूत करने में सफल होते हैं, लोकसभा के भीतर अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं, तो तब कहीं जाकर के भाजपा के रथ को रोका जा सकता है। अन्यथा भाजपा का रथ रोकना विपक्ष नेताओं के लिए इतना आसान नहीं है। ये बात अलग है कि देश के भीतर महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, देश के भीतर चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कितनी भी बदतर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक एक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक विरोध होना संभव नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और विपक्ष को ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी बात का इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है या फिर मोदी जी द्वारा वो निर्णय लिया गया है। कहीं ना कहीं तर्क तथ्य युक्त विरोध होना चाहिए, यानी कि तथ्यात्मक विरोध लोकतंत्र को मजबूत करता है। यदि लोकतंत्र के भीतर तथ्यात्मक विरोध की परंपरा चल पड़े तो वास्तव में लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, अन्यथा अंधा विरोध किसी भी देश के लिए और किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा सरकार की भी अठधर्मिता कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करती है। एक समन्वय की स्थिति यदि बनती है तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए बेहतर होती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है। सामंजस्य बनना चाहिए। मैं इसी की उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि देश के भीतर महंगाई कम हो, कोविड का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो और ममता दीदी को दिल्ली की यात्रा बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।